चलिए जी, आगाज़ करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर का। अगेन ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सीरीज़ में ही हम पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर में हम एक ही सवाल करेंगे जी पूरे लेक्चर में। वो है विंटर 17 का क्वेश्चन 2 और ये सवाल भी बेसिकली चेंज इन होल्डिंग के टॉपिक की ही मज़ीद प्रैक्टिस है। सो चेंज इन होल्डिंग के कुछ सिनेरियोज हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, ठीक है ना? और वो 6 सिनेरियोज हमने देखे थे और उन सिनेरियोज में से एक सिनेरियो जिसमें आप 80% से 60% होल्डिंग पर जा रहे थे, वो लास्ट लेक्चर में एड्रेस हुआ था। ऐसे ही है ना? दिस वाज एड्रेस्ड इन द लास्ट लेक्चर। अब हम देखेंगे कि कोई कौन से मजीद सिनेरियोज इस विंटर 17 क्वेश्चन 2 के अंदर हम एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है जी। बाय द एंड ऑफ कंसोलिडेशन हमने तमाम सिनेरियोज को सीखना है इंशाल्लाह। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लास्ट लेक्चर में हमने सवाल किया था समर 16 का, वो सवाल में से हमने कुछ चीज़ें स्किप की थी। मेरा ख्याल 2 बुलेट्स थे जो हमने स्किप किए थे। ठीक, याद रखिए मेरे कंसोलिडेशन के कंप्लीट सॉल्यूशंस, ठीक है, मेरे अपने ज़ाती सॉल्यूशंस, एग्जामिनर के सॉल्यूशंस नहीं, मेरे ज़ाती सॉल्यूशंस ऑफ कंसोलिडेशन पेपर्स फॉर मोर देन लास्ट 10 ईयर्स जो आते रहे हैं, वो आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होंगे, राइट? और उनके अंदर आप अगर देखना चाहो कि यार समर 16 का सवाल अगर हम कंप्लीट सॉल्व करते तो उसका क्या सोल्यूशन बनता, आप वो वहां उन सॉल्यूशंस के अंदर देख सकते हो। ठीक है जी। सो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये कि डेफर्ड कंसिडरेशन का एक टॉपिक था जो हमने समर 16 के सवाल के अंदर देखा था, राइट? डेफर्ड कंसिडरेशन थी जो 83 हमने बुक किया था गुडविल में। ऐसे ही है ना? हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी क्या एंट्री की थी? हमने किया था गुडविल डेबिट 83 से। ऐसे ही है। और वो पेबल में ऑलरेडी मौजूद था, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी पेबल में मौजूद था वो, ये 83, ठीक है ना? ऑलरेडी पेबल में मौजूद था। जाहिर है आपने अगर किसी को कोई पेमेंट करनी है तो उसकी ऑलरेडी आपने पेबल रिकॉर्डेड होगा इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब ये जो पेबल है इसने टाइम के साथ साथ अनवाइंड होना होता है, बिकॉज ये 100 को 1.1 की पावर 2 पर डिस्काउंट करके रिकॉर्ड किया गया। जैसे प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग होती थी, प्रेजेंट वैल्यू करके रिकॉर्ड की जाती थी तो बाद में अनवाइंड होती थी। अब इसने टाइम के साथ साथ अनवाइंड होना है। इस पे क्या एंट्री आएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेबल फर्स्ट ईयर में 8 से ये बढ़ जाएगा, 10% होगी ना अनवाइंडिंग, तो 83 का 10% इज 8। अब स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं कि यार ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेबल है ये जर्नल हमने ना देखा ना किया समर 16 के क्वेश्चन में। याद रखने वाली बात यह है कि ये जर्नल ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है अगेन इन दी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अनलेस के एग्जामिनर खास तौर पे बोल दे कि ये जर्नल ऑलरेडी रिकॉर्डेड नहीं है, हम तो हमेशा यही समझते हैं कि यार जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अकाउंटिंग है वो कंप्लीट है, वो ठीक हुई भी है। ऐसे तो फिर डेप्रिसिएशन भी आप समझोगे कि यार पीपी की डेप्रिसिएशन भी नहीं की, सब्सिडरी ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ हमने ही करना है। नहीं भाई, ऐसे नहीं करते। हम कहते हैं जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जर्नल्स होने चाहिए थे, एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए थी, वो हुई हुई हैं। अनलेस के एग्जामिनर हमें कह दे नहीं यार ये चीज नहीं हुई हुई। जैसे उसने पिछले सवाल जो हमने समर 16 का सवाल किया था उसमें कुछ एरर्स बताए थे, वो फिर हमने एरर्स रेक्टिफाई भी कर दिए थे। ठीक, आई होप ये टॉपिक और ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर है। तो फर्स्ट ईयर में, ईयर 1 में इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेबल 8 से होगा और सेकेंड ईयर में, ईयर 2 में इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेबल 9 से होगा। अगेन अनवाइंड करेंगे जैसे हम प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को किया करते थे, तो अल्टीमेटली ये 100 का पूरा पेबल बन जाएगा। तो ईयर 2 के एंड पे हम एंट्री कर देंगे पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, राइट? 100 से, ठीक है ना जी? और अनलेस के एग्जामिनर हमें एक्सप्लिसिटली कहे कि यार ये जर्नल नहीं हुआ हुआ, हम अज्यूम करेंगे कि जी ये जर्नल हुआ हुआ है। These journals have been
जिस जिस ईयर के लिए जो जो जर्नल रेलेवेंट बनता है, दीज जर्नल्स हैव बीन रिकॉर्डेड. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर ब्रेन्स. ठीक है जी. तो फिर इस क्लास में जो हमने एक वाहिद सवाल करना है, यू वुड हैव आई रियलाइज्ड बाय नाउ कि यार हम जितने आराम आराम से एक सवाल करते हैं, तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं एक सवाल करने में. विंटर 17 का ये क्वेश्चन नंबर 2. गुजारिश मेरी आपसे ये है कि आप लोग सब अपने अपने पास, आप सबके पास पेपर्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर्ड हैं, आप वो खोलिए और आप विंटर 17 का क्वेश्चन 2 ज़रा तसल्ली से एक बार पढ़िए सब लोग. ठीक है जी. आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आप सब ने इसको देखा है, इस सवाल को. हम भी मिलके देख लेते हैं जी सब कि इस सवाल में क्या है. सो कहता है जी, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एसएल, एमएल and BL as of 30th June 2017 are as follows. ठीक. SL, ML, BL. क्या? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ML एट कॉस्ट. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इन BL एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट ऑपरेशन एट कॉस्ट. आप इसको अज्यूम कीजिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट ऑपरेशन एट कॉस्ट मत अज्यूम कीजिए इसे. आप इसे अज्यूम कीजिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट. वजह वजह यह कि मैंने आपको जेओ अभी कैसे अकाउंट फॉर होता है मैंने नहीं पढ़ाया. पढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह, अभी नहीं पढ़ाया आपको. ठीक है. तो आप इसको समझिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि बीएल के पास कोई जेओ में इन्वेस्टमेंट नहीं है. ठीक है जी. फिर स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक. फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम. आपने कभी पहले शेयर प्रीमियम नहीं देखा है ना, जैसे पिछले सवाल में आपने अदर रिजर्व्स फर्स्ट टाइम देखे थे, इस सवाल में आप शेयर प्रीमियम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. आपने कभी शेयर प्रीमियम नहीं देखा. करेक्ट. शेयर प्रीमियम याद रखिए, जैसे अदर रिजर्व्स बिल्कुल भाई होते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स का, उसी तरह शेयर प्रीमियम जो है वो बिल्कुल भाई होता है शेयर कैपिटल का. बिल्कुल सिमिलर टू शेयर कैपिटल है. The way it is treated in consolidated financial statements is absolutely same. ठीक है जी. फिर retained earnings, trade and other payables. उसके बाद कहता है on 1st July 2014 SL acquired 80% shares of ML when ML's retained earnings were 1400 million. ठीक है. तो SL ने 80% शेयर्स लिए ML के. कहता है एट ए कैश कंसिडरेशन ऑफ 4400 मिलियन पे करके. कहता है ऑन एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. आपको पता है एक्विजिशन पे कोई भी सब्सिडरी आपकी हो तो उसके फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स तो चाहिए होते हैं. वाज इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू. कहता है वो सारी कैरिंग वैल्यू के बराबर थी. मुबारक हो. कहता है 20% ऑफ द गुडविल हैज बीन इंपेयर्ड टिल व्हाट डेट, टिल 30th June 2016. So 20% of the goodwill has been impaired till 30th June 2016. ठीक. ओके फाइन अंडरस्टूड. मैं थोड़ी सी इस फर्स्ट बुलेट की एक रिफ्लेक्शन यहां बनाने लगा हूं. फर्स्ट बुलेट में क्या कहा जा रहा है कि ऊपर एमएल बैठा है और एमएल ने यहां एसएल में 1 जुलाई 2014 को 80% इन्वेस्टमेंट ली 4400 मिलियन की, और जो भी गुडविल आई वो 20% इंपेयर हो गई बाय 30th June 2016.
ठीक है जी। ये नाम मेरा ख्याल है मैंने थोड़े गलत लिख दिए हैं, ये एसएल ने एमएल में ली है, ऐसे ही है ना, एसएल ने एमएल में ली है, ठीक। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये जो सारा फर्स्ट जो बुलेट है उसका एक रिफ्लेक्शन लिख दिया है, और जरूरी है ये लिखना सो दैट मेरे जहन में एक इमेज क्लियर हो जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुलेट कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज इन रिस्पेक्ट इज अवेलेबल। सो मजीद क्या इंफॉर्मेशन है 30 जून 2017 के साल के दौरान की? क्या कहता है? ऑन 1 जुलाई 2016 एसएल डिस्पोज्ड ऑफ 20% होल्डिंग इन एमएल, लीविंग 60% विद एसएल for 1188 million rupees when ML's share price was rupees 26 per share। ठीक, तो 1 जुलाई 2016 को क्या हुआ? एसएल ने एमएल में जो होल्डिंग ली थी उसमें से 20% उसने बेच दी। तो अब आ गए हम 1 जुलाई 2016 पे, और उसने 20% होल्डिंग सेल ऑफ कर दी, और उसके पास बच गई, इसका मतलब है 60%। और जो सेल ऑफ की वो कितने की बेची? उसने ₹1188 मिलियन की सेल की। फाइन। अब ये जो है ये बेसिकली एनसीआई इंक्रीज का मामला है। ये क्या है? एनसीआई इंक्रीज का मामला है, और हमें पता है कि हम इस केस में एनसीआई टू इन्वेस्टमेंट की एंट्री करते हैं, हाँ या ना? ऐसे ही है ना, सीखा है ना हमने पिछले सवाल से, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट टू बैंक हुआ होता है तो हम एनसीआई टू इन्वेस्टमेंट की एंट्री करते हैं टू रेक्टिफाई, और जो गेन या लॉस बैलेंसिंग आता है वो कहां ले जाते हैं? जो गेन या लॉस बैलेंसिंग आता है, जो बैलेंसिंग पोर्शन होता है वो रिटेन अर्निंग में ले जाते हैं। यही है ना बात, हमने सीखा है ये चीज, हमने इससे पिछले लेक्चर में सीखी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बनता है जी। फिर कहता है ऑन 30 जून 2017 को एसएल फर्दर डिस्पोज्ड 35% होल्डिंग इन एमएल, लीविंग 25% विद एसएल for 2926 million when ML's share price was rupees 36 per share। अब ये एक इंटरेस्टिंग अमल है। ये क्या अमल है? ये अमल ये है कि आप एक्चुअली सब्सिडरी डिस्पोज कर रहे हैं। 30 जून 2017 पे आपने क्या किया है? 30 जून 2017 पे आपने ये किया है कि आपने 35% मजीद बेच दिया है, जिसके बाद ये क्या बन जाता है? ये एसोसिएट बन जाता है। 25% कौन होता है? 25% वाला तो एसोसिएट होता है। इसका मतलब है ये वो चीज नहीं है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखी है या पढ़ी है। क्या ख्याल है? दिस इज समथिंग इंटायरली डिफरेंट। दिस इज डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। अब डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी पे क्या करते हैं वो इंशाल्लाह हमने इस लेक्चर में सीखना है, इस सवाल के जरिए सीखना है। सो दिस इज डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। ये कोई एनसीआई का इंक्रीज नहीं है। एनसीआई इंक्रीज के लिए क्या करते हैं वो हमने सीख लिया, दैट वी नो ऑलरेडी। ठीक है ना जी? आई होप ये बात आपको समझ आई है। इसका मतलब है ये एक और सिनेरियो, वो जो 6 सिनेरियो थे उसमें से एक और सिनेरियो कि पहले सब्सिडरी हो और बाद में एसोसिएट बन जाए, वो सिनेरियो भी इंशाल्लाह हम अभी कवर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है ऑन बोथ डिस्पोजल्स। अच्छा, एक चीज मैं जरा एड्रेस कर दूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सुन लीजिएगा प्लीज, एक चीज सुन लीजिएगा। ये मैंने जो जर्नल किया है प्लीज देख लीजिएगा यहां पे, ये जर्नल रिवर्स होगा, ये होगा
इन्वेस्टमेंट टू एनसीआई, ऑब्वियसली एनसीआई टू इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया, ये रिवर्स होगा। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में जो सिनेरियो था वो क्या था? पिछली क्लास में सिनेरियो था एनसीआई के डिक्रीज का, और इस दफा सिनेरियो है एनसीआई के इंक्रीज का। ऐसा ही है ना? इस दफा सिनेरियो है एनसीआई के इंक्रीज का। तो बुनियादी तौर पर बेसिकली अगर मैं बिल्कुल बुनियाद से शुरू करूं तो ये है उसका मिरर इमेज। वहां मैंने एंट्री आपको क्या बताई थी? उसकी एंट्री होनी चाहिए एनसीआई टू बैंक, या एंट्री होनी चाहिए बैंक टू एनसीआई। क्या ख्याल है? अगर मैं बिल्कुल बेसिक बात करूं तो ये उसका मिरर है। मिरर से मुराद होती है उसका उल्टा, उसका इनवर्स, राइट? ऐसा है या नहीं? उसका इनवर्स। तो ये एनसीआई इंक्रीज का सिनेरियो बन गया, और फिर सब्सिडी टू एसोसिएट का सिनेरियो बन गया। ठीक है ना जी? मसला ये है कि सीखने वाली बात यह है कि क्या ये एनसीआई इंक्रीज का सिनेरियो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे एनसीआई डिक्रीज करते हैं, क्या वैसे ही करते हैं, या इसमें कोई डिफरेंस है? क्या प्रो रेटा की बेसिस पे करते हैं ये भी, या इसमें कोई डिफरेंस है? वो मैंने आपको सिखाना है ऑब्वियसली, वो फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इस सवाल की मदद से। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है ऑन बोथ दी डिस्पोजल्स, दोनों डिस्पोजल्स के वक्त क्या हुआ? एसएल credited investment in ML with related cost and took the difference to profit or loss. All right. याद रखिए ये बिल्कुल ठीक जर्नल है। दिस इज करेक्ट जर्नल फॉर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो उसने किया है ना, ये करेक्ट है फॉर सेपरेट फाइनेंशियल्स। सेपरेट फाइनेंशियल की हद तक बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? करेक्ट इसलिए है कि भाई वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कैरी कर रहा है किस पे? लिखा हुआ है एट कॉस्ट, लिखा हुआ है ना, एट कॉस्ट। तो जब आप कोई चीज बेचोगे, ठीक है ना, आपके पास 80% होल्डिंग है, फर्ज करो उसकी कॉस्ट 100 रुपए है या 80 रुपए है। तो जब आप उसमें से 20% बेचोगे तो आप क्या करोगे? आप इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर लोगे ना 20 से। क्या ख्याल है? और बैंक डेबिट कर लोगे। अगर बैंक में से 21 रुपए मिले तो आप एक को क्या रिकॉर्ड कर लोगे? एज अ गेन। हाँ या ना? ऐसा ही है ना? ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। तो एसएल ने जब एमएल में इन्वेस्टमेंट बेची, चाहे वो 20% थी या वो बाद वाली 35% थी, दोनों केसेस में उसने यही किया। उसने किया बैंक डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट प्रो रेटा बेसिस पे से 35% बेची तो 35 क्रेडिट कर ली। बात समझ आ रही है? और जो डिफरेंस था वो पीएनएल में ले गया। ये कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक जर्नल है फॉर द पर्पसेस ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्कुल ठीक जर्नल। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि ये सेपरेट फाइनेंशियल्स के लिए ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स के लिए ठीक नहीं है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हम इस जर्नल को रिवर्स करेंगे। सीखा था ना हमने पिछले लेक्चर में भी, एनसीआई डिक्रीज के सिनेरियो में सीखा था ना हमने, राइट? सो हम इसको करेंगे रिवर्स, और फिर हम देखेंगे हमने क्या जर्नल्स बुक करने हैं, वो बात की बात। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एमएल
मेड ए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ 700 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर। किस ईयर की बात कर रहा है? इस ईयर की बात कर रहा है, 30 जून 2017 वाला ईयर। नो डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस ईयर के दौरान उसने 700 मिलियन का प्रॉफिट मेक किया और कोई डिविडेंड उसने डिक्लेयर नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। कहता है एस सेल्स रिसीवेबल्स इंक्लूड ₹200 ड्यू फ्रॉम एमएल। यानी कि ईयर एंड के ऊपर 30 जून 2017 ईयर एंड है, ऐसे ही है, सवाल आप लोगों ने पढ़ा, 30 जून 2017 ईयर एंड है, उसके ऊपर एक रिसीवेबल है जो एसएल के पास आ रहा है और वो जाहिर है फिर एमएल का वो पेबल होगा, ऐसे ही है ना। एसएल का रिसीवेबल है, एमएल का पेबल है, ठीक। अब क्वेश्चन मार्क ये होगा कि क्या इनको इलिमिनेट करना है या कैंसिल करना है या नहीं करना। अगर आपका जहन तेज तेज चल रहा है तो आपको अभी नजर आ जाएगा कि भाई इसको कैंसिल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि ये ईयर एंड पे तो हमारी सब्सिडरी है ही नहीं, ये तो हमारा एसोसिएट है। बट अगर आपके जहन में ये पिक नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा इस सवाल को मजीद खोलूंगा आपके सामने फिर इंशाल्लाह आपको उस वक्त समझ आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले जर्नल नंबर या एडजस्टमेंट नंबर 1 एंड एडजस्टमेंट नंबर 2 को अपने जहनों में सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफाई करते हैं? सिंप्लीफाई ये करते हैं कि हमने एक सब्सिडरी में आज से 3 साल, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कहानी के तौर पे, कहानियां याद रह जाती है ना हमें, उसी तरह कहानी के तौर पे आपको याद होना चाहिए। हमने एक सब्सिडरी में आज से 3 साल पहले 3 years ago 80% इंटरेस्ट लिया था। फिर आज से 1 साल पहले हमने उसमें 20% इंटरेस्ट बेचकर 60 पर आ गए और फिर अभी अभी ईयर एंड पर हमने उस पर 35% इंटरेस्ट बेचा और हमने उसको एसोसिएट बना लिया। लिहाजा आज से 1 साल पहले 1 year ago उसमें एनसीआई इंक्रीज की अकाउंटिंग होनी चाहिए। वो अकाउंटिंग क्या है? पिछले क्लास में हमने देखा था एनसीआई डिक्रीज, उसी का मिरर इमेज है, बैंक टू एनसीआई और रिटेन्ड अर्निंग बैलेंसिंग। और फिर ईयर एंड के ऊपर डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी की अकाउंटिंग होनी चाहिए, यानी कि अगर सब्सिडरी एसोसिएट बन जाए तो क्या अकाउंटिंग होती है। ठीक है जी, ये है समरी। साथ ही साथ हाँ एक चीज और जो समरी में भी हमने अभी फौरन डिस्कस नहीं की, वो ये कि जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्रियां हुई हैं उनको भी रिवर्स करना है। जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जर्नल्स हुए हैं उनको भी क्या करना है, साथ ही साथ रिवर्स करना है। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है जी, ये भी हमारी समरी में शामिल होना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि 1 जुलाई 2015 पर एसएल ने 60% होल्डिंग एक्वायर की बीएल में। कहता है विच रिजल्टेड इन अ बारगेन परचेज ऑफ 180 मिलियन। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बारगेन परचेज? वी हैव नॉट डिस्कस्ड और हर्ड दिस टर्म बिफोर। आपको मालूम है कि आप इन्वेस्टमेंट लिखते हो, गुडविल की वर्किंग कैसे करते हो? आप इन्वेस्टमेंट लिखते हो, है ना, और आप फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स बनाते हो और आप एनसीआई लिखते हो, ऐसे ही है ना। से इन्वेस्टमेंट लिखी 100, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लिखे 80 नेगेटिव और एनसीआई लिखी से 30, तो आप कहते हो ये जो 50 आया ये क्या है? ये गुडविल है ना।
नाउ व्हाट इफ ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 80 ना हो, फर्ज कीजिए ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हो 150, ठीक है, हो तो सकते हैं, होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है, रियल लाइफ में भी हो सकता है और एग्जाम में भी हो सकता है। अब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? नतीजा ये होगा कि यू विल हैव अ नेगेटिव बैलेंस इन गुडविल। क्या ख्याल है? 100 माइनस 150 प्लस 30 इज माइनस 20। तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे यार ये तो नेगेटिव गुडविल आ गई है। क्या ख्याल है? यही बोलोगे ना? अच्छा, अब अगर हम इसको सिंपल अकाउंटिंग के टर्म्स में देखें तो गुडविल हमें मालूम है इट इज अ एसेट, इट इज अ डेबिट। क्या ख्याल है? वाई इट इज एन एसेट वो हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। वाई नॉट डेबिट? तो लॉस भी हो सकता है ना, पीएनएल में एक्सपेंस भी हो सकता है। वाई नॉट अ लॉस, वाई एन एसेट, एंड वी हैव डिस्कस दिस इन ग्रेट डिटेल्स। ठीक, इसका मतलब है कि जो नेगेटिव गुडविल है, नेगेटिव गुडविल इट इज अ क्रेडिट। नाउ वेदर इट इज अ लाइबिलिटी और नॉट वो तो बात की बात है, बट इट इज अ क्रेडिट। क्या ख्याल है? अब क्रेडिट में आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं टेक्निकली स्पीकिंग, या लाइबिलिटी या इनकम, और इनकम फिर इक्विटी बन जाती है। क्या ख्याल है? ऐसा है या नहीं? जैसे डेबिट में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एसेट या एक्सपेंस, उस तरह भाई क्रेडिट में भी दो ही ऑप्शन होते हैं, या इनकम या लाइबिलिटी। मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? अब स्टैंडर्ड ने यह डिस्कस किया कि इसको एज एन इनकम दिखाना चाहिए, एज एन इनकम। इट इज अ गेन, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। अच्छा, क्यों उन्होंने ऐसा कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा भाई कि आपने 150 के नेट एसेट्स में से 30 की एनसीआई माइनस करो तो 120 के नेट एसेट्स बनते हैं जो आपकी ओनरशिप है। 120 के नेट एसेट्स आपने टेक्निकली 100 के खरीद लिए, तो यार आप तो छा छू गए, आपने तो जबरदस्त बार्गेनिंग की। इसको बोलते हैं एक बार्गेन परचेज। नेगेटिव गुडविल को क्या बोलते हैं? गेन ऑन बार्गेन परचेज। नेगेटिव गुडविल का क्या नाम है? गेन ऑन बार्गेन परचेज। ये मैंने नाम नहीं दिया, स्टैंडर्ड ने नाम दिया। स्टैंडर्ड इसको नेगेटिव गुडविल नहीं कहता, याद रखना। स्टैंडर्ड इसको कहता है गेन ऑन बार्गेन परचेज, नॉट नेगेटिव गुडविल। और वो कहता है गेन ऑन बार्गेन परचेज नीड्स टू बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम इन पीएनएल। ये पीएनएल में एज अ गेन नजर आएगा। है ना मजे की बात? कि अगर वो डेबिट बैलेंस हो, आप सारे प्रूडेंस के बड़े दिलदादा हैं, ये प्रूडेंस वाली चीज नहीं लगती इसमें, है ना? कि अगर वो डेबिट बैलेंस हो तो वो एसेट बना देते हैं हम, और अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो उसको इनकम बना देते हैं हम। बिल्कुल दो अलग साइंस हैं और दोनों के पीछे पूरी बैकिंग है, और दुनिया के तमाम बड़े जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स हैं वो यूं ही करते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। तो यहां पे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है रिजल्टेड इन अ बार्गेन परचेज ऑफ 180 मिलियन। इसको कहना चाहिए था रिजल्टेड इन अ गेन ऑन बार्गेन परचेज ऑफ 180 मिलियन। एग्जामिनर बेसिकली लिखना क्या चाह रहा था यहां पे? रिजल्टेड इन अ गेन ऑन बार्गेन परचेज ऑफ 180 मिलियन। बेसिकली एग्जामिनर ये लिखना चाह रहा था। उसने जानबूझ के थोड़ी सी अंग्रेजी खा ली ताकि जरा बच्चों का कॉन्सेप्ट तो टेस्ट करूं ना। बात समझ आई? तो 180 मिलियन की नेगेटिव गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आया इस ट्रांजैक्शन पे। कहता है ऑन एक्विजिशन डेट fair value of BL's net assets was equal to their carrying value except a building whose fair value was 200 million higher.
इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 16 ईयर्स। ये हमें आता है, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा ही है जी। आगे बढ़ते हैं। कहता है एसएल's क्लोजिंग स्टॉक, एसएल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इंक्लूड्स गुड्स सोल्ड बाय बीएल, यानी कि बीएल जो है सब्सिडरी जो है वो हमें चीजें बेचती रही है भाई, एट 20% मार्जिन, मार्जिन के ऊपर। दीज वर इनवॉइस्ड एट 50 million but are included in SL's stock at NRV of 44 million। आइए जरा इस स्पेसिफिक फोर्थ बुलेट को भी देख लेते हैं, इसका भी एक छोटा सा चार्ट सा बना लेते हैं और समझते हैं कि ये हुआ क्या है। बीएल हमारी सब्सिडरी है, बीएल ने हमें, हम पेरेंट है, पी एस, हमें चीजें बेची हैं। बीएल ने जब हमें चीजें बेची तो इनवॉइस उसने की 50 million की। अब वो मार्जिन चार्ज करता है 20%, इसका मतलब उसका मार्जिन या प्रॉफिट इन चीजों पे कितना था? 10 million का। 20% का ये मतलब होता है ना जी, देख रहे हैं? कहता है मार्जिन है 20%, इनवॉइस हुई 50 million की। क्या ख्याल है? तो 10 million का प्रॉफिट कमाया बीएल ने इस पे या नहीं? बिल्कुल कमाया। हमने खरीदनी, हमने खरीद के उसको इन्वेंट्री में बुक कर दिया 50 million का, और वो हमारे पास अनसोल्ड भी पड़ा है। हमने क्या किया, हमने ईयर एंड पर उसकी एनआरवी डिटरमिन की। ईयर एंड पर क्या डिटरमिन की उसकी? एनआरवी। एनआरवी निकली 44 million। तो हमने क्या किया, हमने एक 6 million का लॉस बुक कर दिया। हमने क्या किया, हमने एक 6 million का लॉस बुक कर दिया। अब इस सारे सिनेरियो में दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बनती हैं। पहली चीज तो हम सबको पता है कि यार जब सब्सिडरी पेरेंट को या पेरेंट सब्सिडरी को सेल करे और वो इन्वेंट्री अभी अनसोल्ड हो, थर्ड पार्टीज को सेल ना हुई हो, ठीक है ना, थर्ड पार्टी को सेल ना हुई हो, तो जो उस पर प्रॉफिट आता है वो अनरियलाइज्ड होता है और वो प्रॉफिट रिवर्स करना होता है। ये तो हमें पता है, अनरियलाइज्ड होता है और हमने एंट्री करनी होती है रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेंट्री, रिवर्स कर देते हैं। इन्वेंट्री भी 10 से कम कर देते हैं और रिटेन्ड अर्निंग भी 10 से कम कर देते हैं। और रिटेन्ड अर्निंग किसकी? सेलर की। किसकी? सेलर की। हेयर सेलर इज बीएल, हेयर सेलर इज हु? बीएल सब्सिडरी। ये तो हमें बात मालूम है। हाउएवर यहां पर एक और पॉइंट भी है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि भाई उस जो हमने 6 मिलियन का एनआरवी लॉस बुक किया है, वो एनआरवी लॉस भी गलत है। इट इज अ रॉन्ग एनआरवी लॉस, इनकरेक्ट एनआरवी लॉस। नाउ व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एनआरवी लॉस तो होता है जब आपकी कॉस्ट आपकी एनआरवी से ज्यादा हो। इस इन्वेंट्री की तो हकीकी कॉस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इस इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है?
40 मिलियन, नॉट 50 मिलियन, 40 मिलियन। हमने खरीदी थी सॉरी बीएल ने खरीदी थी कितने की? 40 की, उसने हमें बेची 50 की। तो ये जो फर्स्ट एंट्री हम करते हैं, ये तो करते इस वजह से हैं कि यार इस इन्वेंट्री को वापस 40 पे ले आओ, 50 से गिराओ, वापस कहां ले आओ? 10 मिलियन कम करके 40 पे। तो इसमें तो जो एनआरवी है 44 की, वो तो वैसे ही ज्यादा है। बात समझ आई है नहीं? है ना मजे का सिनेरियो? राइट? मैंने आपसे पहले अर्ज की थी, जो जो चीजें सवालों के अंदर कवर होंगी, वो चीजें मैं आपको सवालों के अंदर ही पढ़ाऊंगा। मजा ही तब आता है, राइट? एक लाइव क्वेश्चन में उसको पढ़ने का। तो आप क्या करते हैं, आप इस रॉन्ग एनआरवी लॉस को रिवर्स कर देते हैं। इस एनआरवी लॉस को बुक करते हुए पेरेंट ने या एसएल ने क्या एंट्री की होगी? उसने एंट्री की होगी पीएनएल टू इन्वेंट्री। आप रिवर्स कर देते हैं इन्वेंट्री टू पीएनएल, और चूंकि पीएनएल तो बन नहीं रहा, तो आप करेंगे इन्वेंट्री टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एसएल। सिक्स से आई डू अंडरस्टैंड ये एक मुश्किल चीज है। मैं चाहूंगा कि आप इस पे 1 मिनट का पॉज कीजिए और इसको देखिए एक दफा सब। बुलेट नंबर 4 की ये एक्सप्लेनेशन, आई होप ये आप सबने देखा है तसल्ली से। अच्छा एक बात समझ लीजिए जी, एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये फर्स्ट जर्नल कर दिया और उसके बाद भी एनआरवी लॉस बनता है, फॉर एग्जांपल एनआरवी बनती है 38, तो फिर जो 2 का लॉस है ना, कितने का लॉस? 2 का लॉस, वो रियल है। आप समझ रहे हैं? अभी तो एनआरवी 44 बन रही थी ना, अभी तो एनआरवी 44 थी, कॉस्ट 40 थी। अगर एनआरवी होती 38, तो फिर 2 के एक्सटेंट तक का लॉस रियल था, टोटल लॉस बुक हुआ होता 12। अगर 2 रियल हो तो फिर रिवर्स कितना करना चाहिए जर्नल नंबर 2 में? 10। आई होप ये बात आपको समझ आ गई कि अगर एनआरवी 38 हो किसी फ्यूचर क्वेश्चन में, देखो अभी तो सवाल आया उसमें एनआरवी 44 थी, अगर 38 हो किसी फ्यूचर क्वेश्चन में, तो जो 2 पेरेंट ने अपने पास बुक किया है वो बिल्कुल ठीक बुक किया है। पेरेंट के पास से वो 2 का लॉस रिवर्स नहीं करेंगे, वो पेरेंट के पास रिकॉर्डेड रहेगा। पेरेंट के पास से कितना लॉस रिवर्स करेंगे? 10 का। ठीक है जी? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर इन ऑल ऑफ योर ब्रेन्स। ठीक है जी? अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर फोर्थ बुलेट भी क्लियर हो गया हमें, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ बुलेट हम इंटायरली स्किप कर देंगे बिकॉज ये रिलेट करता है जो जेओ सवाल के अंदर दिया हुआ था ना, जो हम कह रहे हैं कि यार अभी नहीं हम उसको देख रहे बिकॉज जेओ की अकाउंटिंग हमने अभी देखी नहीं है। देख लेंगे हम जेओ की अकाउंटिंग भी, नॉट अ बिग डील। सो फिफ्थ बुलेट हम इंटायरली स्किप कर देंगे जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ बुलेट की जानिब। सिक्स्थ बुलेट में कहता है एसएल फॉलोज पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग द एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर वो एनसीआई को मेजर करता है, पार्शियल गुडविल मेथड है। फिर कहता है नो फर्दर शेयर्स हैव बीन इशूड बाय एमएल एंड बीएल सिंस देयर एक्विजिशन। जो उनका शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन था वही शेयर कैपिटल टुडे है। शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन जो था, क्योंकि आपको शेयर कैपिटल एट एक्विजिशन लिखना होता है ना वर्किंग के अंदर गुडविल की, तो वही शेयर कैपिटल टुडे है दोनों का। ठीक है जी? अब सबसे पहले तो हम वो जो हम फ्लो चार्ट हम बना रहे थे हम उसको कंप्लीट करते हैं और फिर इस सवाल को सिंप्लीफाई करते हैं। सो फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं जी। एसएल ने एक एमएल खरीदी और दूसरी सब्सिडरी खरीदी जिसका नाम था बीएल। अच्छा बीएल कब खरीदी? बीएल खरीदी 1 जुलाई 2015 को, यानी कि आज से 2 साल पहले।
उसमें कितने परसेंट होल्डिंग ली? उसमें 60% होल्डिंग ली, राइट? 2 ईयर्स अगो खरीदी। बीएल की एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी है, फेयर वैल्यू डिफरेंस भी है एट एक्विजिशन, वो वाला भी हमने काम एड्रेस करना है। फिर बीएल टू एसएल कुछ सेल्स भी हैं, उनको भी हमने एडजस्ट करना है। एमएल के साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ना उसकी कोई फेयर वैल्यू का डिफरेंस है एट एक्विजिशन, ना उसकी कोई सेल शेल वाला चक्कर है। ऐसे ही है ना, आपस में कोई सेल्स नहीं है, इन्वेंट्री बेची हो, पीपी बेचा हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं, राइट? सो आइए इस सवाल को करते हैं समराइज। इस सवाल में क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमने इस सवाल में सीखने हैं। सबसे पहले तो हमने सिनेरियो सीखना है एनसीआई इंक्रीज का। जब हम गिरे हैं फ्रॉम 80% टू 60%, वो सिनेरियो हमने सीखना है। उसका जर्नल तो हमें पता है, मिरर इमेज होता है, बट वो जर्नल कैलकुलेट कैसे होता है वो हमने सीखना है। दूसरा, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी के लिए क्या जर्नल्स किए जाते हैं वो भी सीखने हैं हमने। वो भी सिनेरियो है इसके अंदर, जब हम गिरे हैं फ्रॉम 60% टू 25%, वो भी सीखना है हमने। तीसरा, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स ओवर ईयर्स, ये भी एक चीज हमने सीखनी है। अब ये आप थोड़ी सी सुन के आपको लगेगी ये क्या है, इससे क्या मुराद है भला? आप गौर करें एमएल के साथ हो क्या रहा है। एमएल जब आप खरीदते हो 1 जुलाई 2014 को, तो आप उसमें 80% के मालिक होते हो, ठीक है ना जी? ये मलकियत आपकी रहती है 2 साल तक, फिर 1 जुलाई 2016 को आप चले जाते हो 60% पे, वो आपकी रहती है 1 साल तक, और फिर 30 जून 2017 को आप गिर जाते हो 25% पे। इसका मतलब है जो ये पोर्शन है यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट है, इसकी 80% पेरेंट का होगा। क्या ख्याल है? जो भी रिटेन अर्निंग है उसका 80% पेरेंट का होगा, 20% शेयर एनसीआई का होगा। बोलिए जी, मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? है ना? फिर ये जो पोर्शन है 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक, इसमें 60% शेयर पेरेंट का होगा और 40% शेयर एनसीआई का होगा, है ना? ऐसा है या नहीं? तो डिफरेंट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगी हमें ओवर द ईयर्स, ये भी हमने सीखनी है यार, ये भी बड़ी मजे की बात है। हम तो अभी रिटेन्ड अर्निंग के इनर कॉलम में एक ही सब टोटल करके उसका बांट देते थे, इसका मतलब हमें मुख्तलिफ सब टोटल्स करने पड़ेंगे। इस पीरियड का अलग सब टोटल होगा भाई, क्या ख्याल है? इस पीरियड का अलग सब टोटल होगा, बिकॉज वो बांटने की रेशो ही मुख्तलिफ है। क्यों जी? है ना मजे की बात? रिटेन्ड अर्निंग में जो इनर कॉलम होता है सब्सिडरी वाला, उसमें जो एमएल का कॉलम होगा उसमें दो दो सब टोटल्स बनाने पड़ेंगे हमें। है ना इंटरेस्टिंग बात? अच्छा, ये बात हो गई। फिर चौथी बात, हम बारगेन परचेज क्या होती है, गेन ऑन बारगेन परचेज क्या होता है, वो सीखेंगे इस सवाल में। पांचवी बात, अगर सब्सिडरी टू पेरेंट सेल हो और उसमें कोई एनआरवी लॉस रिकॉर्ड हो गया हो तो क्या करते हैं, वो भी सीखेंगे इस सवाल में, है ना? ऐसा है या नहीं जी? ये है समरी इस क्वेश्चन की। 1 मिनट जरा इसको अपने ब्रेन में कंप्लीट कीजिए, डाइजेस्ट कीजिए। आई होप आप सबने ये समझा है अपने अपने जहनों में।
अब एक स्लाइड जो पिछले लेक्चर में भी थी, ये पिछले लेक्चर में हमने बनाई थी स्लाइड, और ये लास्ट लेक्चर से ब्रिंग फॉरवर्ड की है मैंने, ब्रॉड फॉरवर्ड है लास्ट लेक्चर से ये स्लाइड। इस स्लाइड में हमने क्या किया था, इस स्लाइड में हमने लिखा था कि यार कौन कौन सा सिनेरियो है जो सिनेरियो हमारे समर 16 के सवाल में एड्रेस हो रहा है। इट वाज 70% से 85% पे जाने वाला, यानी कि इसको आप कह सकते हो एनसीआई के डिक्रीज का सिनेरियो। क्या ख्याल है, ये हुआ था ना एड्रेस लास्ट लेक्चर में। अब कौन सा सिनेरियो एड्रेस हो रहा है जी हमारे विंटर 17 में? एक तो ये सिनेरियो 2 एड्रेस हो रहा है, हाँ या ना, ऐसा है या नहीं? एनसीआई के इंक्रीज का सिनेरियो, करेक्ट, सही कह रहा हूं मैं, विंटर 17 के सवाल में। और फिर ये 70 to 30% वाला सिनेरियो, सब्सिडरी के डिस्पोजल का सिनेरियो, ये भी विंटर 17 के सवाल में एड्रेस हो रहा है, करेक्ट। अच्छा, मजे की बात यह है, एक और मजे की बात आपको बताता हूं, you'll be happy to know it, कि चाहे आप 70 से 30 पे जाओ या आप 70 से 5 पे जाओ, यानी कि सब्सिडरी से एसोसिएट पे जाओ या सब्सिडरी से सिंपल इन्वेस्टमेंट पे जाओ, डिस्पोजल की एंट्री सेम रहती है। सब्सिडरी के डिस्पोजल की एंट्रीज नहीं बदलती, दे आर बिल्कुल द सेम। ये सिनेरियो भी इस सवाल में एड्रेस हो रहा है, इफेक्टिवली पढ़ेंगे हम ये वाला, लेकिन चूंकि ये और थर्ड सिनेरियो बिल्कुल सेम है तो इनडायरेक्टली वो भी कवर हो जाएगा। बात समझ आई? फर्क पता है क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि बाद में इसकी इक्विटी अकाउंटिंग होगी क्योंकि ये एसोसिएट है, और इसकी क्या होगी, IFRS 9 वाली अकाउंटिंग, क्योंकि ये एक सादी इन्वेस्टमेंट है। बाद में, फ्यूचर में, आने वाले दिनों में, अभी तो नहीं ना, अभी तो दोनों में सेम एंट्रीज हैं, सब्सिडरी के डिस्पोजल की जर्नल्स एंट्रीज दोनों जगह अप्लाई होंगी। तो समझ ये आई, मजे की बात ये हुई कि इस एक सवाल में 1 2 3 चीजें हम सीख लेंगे, जबकि पिछले लेक्चर में जो हमने सवाल किया था उसमें हमने ये सिनेरियो नंबर 4 सीखा था। अगेन ये एक मुश्किल चीज है, इतनी सीधी चीजें नहीं है सारी। फिर से मेरा मशवरा है, यहां पे दोबारा से पॉज कीजिए, तसल्ली से इस सवाल को अपने जहन में समेटिए। आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये 3 स्लाइड्स। पहली स्लाइड ये वाली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, ये क्या है। फिर ये स्लाइड जिसमें मैंने समराइज किया है सवाल को, स्पेशली ये टाइमलाइंस जो बनाई है मैंने। और फिर ये वाली, ये जो आपके सामने स्लाइड है कि कौन कौन से सिनेरियो इस सवाल में हम एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, पॉज कीजिए, समेटिए इस सवाल को अपने जहन में। चलिए जी, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सब ने इसको तसल्ली से देखा है और समझा है इस सवाल को कि जी सवाल में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या इस सवाल की समरी है। ठीक है, तो आइए फिर हम वही जो हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, यानी कि पहले सवाल रीड कर लें, फिर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डेटा लिख लें। तो आइए हम वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डेटा अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सो सबसे पहले ऊपर जैसे मैंने आपको हमेशा एडवाइस किया है कि आप लिख लीजिए जी, कंपनी का नाम लिखिए सबसे पहले, शाकिर लिमिटेड SL, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दिस डेट। ठीक है, जो भी डेट 30 जून 2017 की सवाल की रिक्वायरमेंट। ठीक, फिर हम लिख लेते हैं एसेट्स,
अच्छा, एसेट्स में एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं एमएल के एसेट्स ऐड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज वो ईयर एंड पर मेरी सब्सिडरी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ईयर एंड पर वो मेरी सब्सिडरी नहीं है, लिहाजा सिर्फ बीएल के एसेट्स जो हैं वो लाइन बाय लाइन ऐड किए जाएंगे, जबकि एमएल तो बेसिकली एज एन एसोसिएट दिखाया जाएगा एज ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। आई होप ये बात आपको क्लियर है ज़हनों में, राइट? सो पीपी और पीपी में 16,500 जमा 11,000, बीएल में सिर्फ लाइन बाय लाइन ऐड कर रहा हूं। फिर इन्वेस्टमेंट इन एमएल एट कॉस्ट, ठीक है? जो एमएल की मेरी इन्वेस्टमेंट है 1375 की, एमएल की मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1375 की। अब गुडविल में आम तौर पर हम ले जाते हैं इस इन्वेस्टमेंट को। हाउएवर ये इन्वेस्टमेंट गुडविल में लिखने वाली नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट गुडविल में लिखने वाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि गुडविल पे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनिशियली हुई थी, 4400 की शायद इन्वेस्टमेंट थी जो इनिशियली हुई थी। बाद में ये इन्वेस्टमेंट कम होते 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 इतने की रह गई। बात समझ आ रही है ना? कम होते होते इतने की रह गई। तो देखिए मैं इसके लिए क्या करने लगा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट्स में मैं क्या लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। 1375 की एमएल की इन्वेस्टमेंट, जो हमने एमएल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक? 7500 की बीएल की इन्वेस्टमेंट, जो हमने बीएल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, और 620 की बीएल ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो मैंने आपसे कहा कि ये सिंपल इन्वेस्टमेंट समझे आप इसको आप इन्वेस्टमेंट इन जेओ मत समझे, ऐसा ही है। 620 की जो बीएल ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। तो तीनों लाइनों को ऐड करके मैंने एक इन्वेस्टमेंट्स का टाइटल दे दिया, ठीक? बाद में देखेंगे इसको कैसे हमने डील करना है। ठीक है जी, बात क्लियर है? उसके बाद कुछ लाइंस छोड़ देते हैं, एक दो लाइंस छोड़ दें, थोड़ा सा नीचे आते हैं, लिखते हैं जी स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक लिख रहा हूं मैं, ठीक है? 2414 प्लस 1750। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स 2200 प्लस 1800। फिर कैश एंड बैंक 1600 प्लस 1900, ठीक? ये बन जाएगा यहां पर मेरे टोटल एसेट्स। इसको मैं पेज 1 कह देता हूं। यहां पर मेरे तमाम एसेट्स का सम हो जाएगा, ठीक है जी? रुपीज इन मिलियंस। उसके बाद पेज नंबर 2 मैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इस साइड पे लिख लूंगा। इक्विटी, इक्विटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल हम सबको पता है कि हम सिर्फ पेरेंट का लिखते हैं विच इज 20,000।
10,000 जो बीएल का है वो नहीं लिखेंगे, बल्कि वो कहां लिखेंगे? पेज 3 पर बीएल की वर्किंग में, गुडविल की वर्किंग में, वर्किंग 1 गुडविल, और गुडविल में हम बनाएंगे बीएल की गुडविल। उसमें आपको पता है हम इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, हम कैपिटल एट एक्विजिशन लिखते हैं, ऐसे ही है। तो कैपिटल एट एक्विजिशन में लिख दिया जाएगा 10,000, बजाय उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखने के हम उसे लिखेंगे गुडविल की वर्किंग में, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन में क्रेडिट करने के बजाय गुडविल में क्रेडिट कर देंगे। फिर शेयर प्रीमियम, और मैंने शेयर प्रीमियम के हवाले से आपसे कहा कि ये शेयर प्रीमियम शेयर कैपिटल का ही भाई है, सेम वही चीज है। इसका मतलब है शेयर प्रीमियम भी सिर्फ पेरेंट का आएगा 1,000, क्या ख्याल है? और बीएल का कोई शेयर प्रीमियम है नहीं, होता, अगर होता तो हम कहां लिख देते? अगर होता तो हम कहां लिख देते? गुडविल की वर्किंग में, शेयर प्रीमियम एट एक्विजिशन। मैं लिख के आगे जीरो कर देता हूं सो दैट आपको याद रहे कि यार ये यहां लिखना होता है, शेयर प्रीमियम एट एक्विजिशन है नहीं कोई, लिख कर जीरो कर देता हूं। ठीक है जी। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स की आप सबको मालूम है वर्किंग बनती है, वर्किंग 2 के नाम से आ जाएगी। वर्किंग 2 रिटेन्ड अर्निंग्स, और इसकी वर्किंग का फॉर्मेट क्या होता है वो भी आपको मालूम है। आप लिखते हैं एसएल यानी कि पेरेंट एट ईयर एंड, और ये आउटर कॉलम होता है पेरेंट का विच इज 6189, और सब्सिडरी विच इज बीएल एट ईयर एंड, इसका इनर कॉलम होता है ना, विच इज 6,000, राइट। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद आपको पता है यहां पे बनेगा इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, सब टोटल बनेगा, है ना, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट। उसके बाद बनेगा एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, पूरा लिखिएगा काइंडली, वर्किंग 3, और फिर बनेगा टोटल इक्विटी, ऐसे ही है। तो मैं जल्दी से जाकर वर्किंग 3 भी लिख लेता हूं। पेज 5 पे आएगी मेरी वर्किंग 3, ये मेरा पेज 4 आ गया, और पेज 5 पे मेरी वर्किंग 3 आ गई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट्स, एनसीआई। ठीक है जी। उसके बाद ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ रहा है, और कोई लाइबिलिटी आ ही नहीं रही, तो मैं लिखता हूं लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटी आ रही है, ट्रेड पेबल्स, विच इज 4,400 प्लस 1,700। तो लीजिए जी, यहां तक मैंने अपना फर्स्ट स्टेप, नॉट 1,700, 1070 जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी हमारी बैलेंस शीट मैच ना हो खुदा ना खास्ता, तो वो एक ही रीज़न हो सकती है कि हमने कुछ उतारते हुए कोई गलती ना कर दी हो। 1070, ठीक। तो यहां पर मेरी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल बन जाएगा, ठीक है ना जी। यहां पर हम उसका सम टोटल कर लेंगे रुपीज इन मिलियंस के। सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पूरी बैलेंस शीट जो सवाल में दी हुई थी वो रिस्पेक्टिव वर्किंग्स में हर जगह उतार ली है।
यहां तक आई वुड एडवाइस कि आप 1 मिनट पॉज कीजिए और जरा तसल्ली से क्विकली जरा पेज शेज घुमा के देख लीजिए कि यार यू आर कंफर्टेबल विद ऑल दी वर्किंग्स दैट वी हैव मेड। और जी आई होप आपके जहनों में ये क्लियर है। याद रखिए जी, दो वर्किंग्स जो आउटसाइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वर्किंग्स है, ये मेरी सारी वर्किंग्स जो हैं, गुडविल की वर्किंग ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी भाई, ठीक है ना जी। इसी तरह मेरी रिटेन्ड अर्निंग की वर्किंग ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा है। एनसीआई की वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा है। अब मेरी वो वर्किंग्स आ रही हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्सा नहीं है। पहले वर्किंग 4, चेंज इन होल्डिंग, कहां से कहां, %80 से 60%। पहले हुई थी ये, इसकी वर्किंग बनेगी। पेज नंबर 6 आ जाएगा ये हमारा। फिर पेज नंबर 7 पर वर्किंग 5, चेंज इन होल्डिंग, कहां से कहां, 60% से 25%। पेज नंबर 7। ये दो वो वर्किंग्स हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से बाहर हैं, ठीक है ना। ये आउटसाइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। ये कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कोई लाइन नहीं है। ये ये वर्किंग्स बनाकर हम फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेटा इनकॉर्पोरेट करेंगे, जर्नल्स इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है जी। तो आइए हम 1 बाय 1 पढ़ना शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि कैसे हमने इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं, 1 जुलाई 2014 SL acquired 80% shares of ML when ML's retained earnings were 1400 million at a cash consideration of 4400 million rupees। अब आपने ML को एक्वायर किया, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल किया। हाउएवर ML ईयर एंड पर आपकी सब्सिडरी नहीं है, ईयर एंड पर आप उसे कंसोलिडेट नहीं कर रहे, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि वो गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर, यानी कि 2014 से 2017 के दरमियान, बीच में ही कहीं आपने एक्वायर की और बीच में ही कहीं आपने डिस्पोज ऑफ भी कर दी, एक्वायर भी की और डिस्पोज ऑफ भी कर दी। क्या ख्याल है? इसका मतलब है बीच में ही कहीं इस पीरियड के दौरान उसकी गुडविल भी आई होगी। क्या ख्याल है? उससे हमें रिटेन्ड अर्निंग्स भी मिली होंगी। क्या ख्याल है? मिली होंगी या नहीं? फिर कुछ गेन्स लॉसेस वगैरह भी मिले होंगे जब चेंज इन होल्डिंग हुई होगी। वो सारे हमने इनकॉर्पोरेट करने हैं अपने पास इस सवाल के जवाब में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा है या नहीं? है ना। चूंकि ये एक रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल चीज है, इसलिए मैं चाहता हूं मैं पहले आपको आसान वाली चीजें करा दूं, विच इज द अदर सब्सिडरी BL। एग्जाम में जब मैं आपको भेजूंगा, यानी कि इस सवाल को कराने के बाद और बाकी टॉपिक्स कराने के बाद, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले BL करो, मैं कहूंगा सीक्वेंस में करो, ML पहले कर लो, बेशक कोई बात नहीं। बट चूंकि ML थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है, हमने दौरान मतलब पिछले 3 सालों के दौरान ही एक्वायर भी की और डिस्पोज ऑफ भी की है। BL स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने एक्वायर की और कभी डिस्पोज ऑफ नहीं की। लिहाजा मैं चाहता हूं पहले हम BL रिलेटेड काम पूरा कर लें। BL रिलेटेड मेरी एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड एडजस्टमेंट नंबर 4 है, ऐसे ही है। आइए जी
वो पढ़ लेते हैं और उसको जरा जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं। कहता है 1 जुलाई 2015 पे एसएल ने बीएल में शेयर होल्डिंग खरीदी। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं बीएल की गुडविल पहले बनाने जा रहा हूं। शेयर होल्डिंग खरीदी, कितने की खरीदी नहीं पता, हाउएवर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कितने की खरीदी, 7500 मिलियन की खरीदी। कैसे कह रहा हूं 7500 मिलियन की खरीदी? बैलेंस शीट में जाएं और इन्वेस्टमेंट इन बीएल देखें, 7500 मिलियन रुपीस है ना, है या नहीं? राइट, देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं, मैं ये 7500 मिलियन यहां इन्वेस्टमेंट्स में से निकाल रहा हूं और बीएल की गुडविल में लिख रहा हूं। यहां पे जर्नल क्या किया है, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट गुडविल। आई होप ये बात आपको समझ आई है। क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, साथ में नंबर लिख रहा हूं 3, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट डेबिट गुडविल। सो नॉट अ बिग डील, कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, एक बात पता चल गई। कहता है जब इसने खरीदी तो इस पे एक बार्गेन परचेज आया 180 मिलियन का, यानी कि नतीजा क्या निकला, इसकी जो गुडविल की कैलकुलेशन है उसका हासिल क्या आया है, नतीजा क्या निकला है, नतीजा निकला है 180 मिलियन नेगेटिव। ये उसने आपको पहले बता दिया। गेन ऑन बार्गेन परचेज, गेन ऑन बार्गेन परचेज उसने पहले बता दिया आपको। अच्छा, चेक करते हैं क्यों बता दिया पहले ही। आमतौर पे तो ये कैलकुलेट करना होता है हमने, गुडविल पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आमतौर पे तो हमने कैलकुलेट करनी होती है ना जी। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ऑन द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ बीएल्स नेट एसेट्स वाज इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू एक्सेप्ट अ बिल्डिंग जिसकी फेयर वैल्यू 200 मिलियन से ज्यादा थी। अब इसका जर्नल भी हमें आता है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसका जर्नल, बिल्कुल आता है हमें। कैसे? फेयर वैल्यू डिफरेंस पीपीई में कितने का डिफरेंस है, 200 मिलियन का। तो आप 200 मिलियन से गुडविल क्रेडिट कर देंगे और 200 मिलियन से क्या डेबिट कर देंगे, क्रेडिट गुडविल डेबिट व्हाट, पीपीई। पीपीई में डेबिट हो जाएगा ना जी ये, राइट। ये जर्नल तो वो है जो हमने 10 दफा कर लिया, अब क्या ख्याल है? तो डेबिट पीपी, क्रेडिट गुडविल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कहता है ये जो पीपीई है इसकी बाकी 16 साल जिंदगी रहती थी जिस दिन ये एक्वायर हुआ, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सब्सिडरी साहब जो हैं वो डेप्रिसिएशन ठीक रिकॉर्ड नहीं कर रहे, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने की जरूरत है, डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने की जरूरत है। तो कर लेते हैं डेप्रिसिएशन को एडजस्ट। डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट डलेगी कितने की, 200 डिवाइडेड बाय 16, यही है ना। 200 की फेयर वैल्यू का फर्क है, 16 ईयर्स उसकी लाइफ है, और अभी कितने साल गुजर गए हैं, 2 ईयर्स। हमें सब्सिडी खरीदे हुए कितने साल गुजर गए हैं, 2 ईयर्स। तो 200 divided by 16 into 2. The answer is 25. Correct? The answer is 25. तो आप क्या करोगे, आप जर्नल करोगे 25 से नेगेटिव इन रिटेन्ड अर्निंग्स, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, क्रेडिट व्हाट, पीपी। जाहिर है डेप्रिसिएशन का तो यही जर्नल होता है, रिटेन्ड अर्निंग टू पीपी। अगेन
डेबिट क्रेडिट। अगर आप में से किसी को शौक है तो आप बेशक लिखते भी जाया करें साथ साथ ये डेबिट क्रेडिट, इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया, इसको डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया, लाइन आइटम्स भी लिखते जाएं बेशक। एग्जाम में मत लिखिएगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, ये बात भी समझ आ गई। बुलेट नंबर 3 समझ आ गया। बुलेट नंबर 4, और बुलेट नंबर 4 को हम पहले समराइज कर चुके हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि यार बुलेट नंबर 4 के नतीजे में 2 एडजस्टमेंट्स होंगी। क्या 2 एडजस्टमेंट्स की बात की थी हमने? हमने कहा था एक रिटेन्ड अर्निंग टू इन्वेंट्री होगी, बीएल की रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट किया जाएगा 10 से, यही कहा था हमने। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट। दूसरा, जो एनआरवी लॉस रिकॉर्ड हुआ है उसको रिवर्स किया जाएगा, एसएल की रिटेन्ड अर्निंग को इंक्रीज किया जाएगा 6 से, यही कहा था हमने। जाहिर है दो दो दफा तो एक चीज को नहीं पढ़ेंगे ना, तो आइए इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। फोर्थ जर्नल भी, फोर्थ एडजस्टमेंट भी। कैसे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बीएल की रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे बिकॉज बीएल इज द सेलर, 10 से। डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ बीएल। क्रेडिट इन्वेंट्री बाय 10, स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी नाम उसने दिया हुआ है 10। डेबिट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ बीएल, क्रेडिट इन्वेंट्री। ये था पहला जर्नल। दूसरा जर्नल, जो एनआरवी लॉस है उसको रिवर्स करें, डेबिट इन्वेंट्री बाय 6, क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ एसएल बाय 6। ऐसा ही है ना? रॉन्ग एनआरवी लॉस रिकॉर्डेड, तो 6 से एसएल की रिटेन्ड अर्निंग रिवर्स हो जाएगी। क्या ख्याल है? 6 से इन्वेंट्री डेबिट, 6 से एसएल की रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, रॉन्ग एनआरवी लॉस रिकॉर्डेड, उसको रिवर्स कर दिया हमने। दोनों के ऊपर लिख देता हूं, फोर्थ बुलेट का नतीजा ये ऐसा ही है। फिर हमने फिफ्थ बुलेट तो हमने क्या कर दिया? इग्नोर। सिक्स्थ बुलेट क्या है? सिक्स्थ बुलेट में कहता है एसएल फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर। अब अगर हम प्रोपोर्शनेट शेयर पे वैल्यू करते हैं एनसीआई को, तो क्या बीएल की गुडविल की कंप्यूटेशन टोटल की जा सकती है? मुझे बताइए, बीएल की गुडविल की कंप्यूटेशन टोटल करने के लिए क्या ऐसा डेटा पॉइंट है जो मिसिंग है, जो हर सवाल में दिया होता है बट यहां मिसिंग है? और यहां गेन ऑन बारगेन परचेज जो रिजल्टेंट है वो दे दिया गया है उसके बजाय। एग्जामिनर ने आपके साथ थोड़ी सी ट्रिक की है, छोटी सी। 1 मिनट जरा सब इसको देखिए और मुझे बताइए, सोचिए अपने जहनों में कि वो ऐसा क्या एलिमेंट है जो हर सवाल में दिया होता है, यहां मिसिंग है। आई होप आप सबने देखा है और यही सोचा है कि रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन ऑफ द सब्सिडरी हर सवाल में दी होती है, भाई यहां मिसिंग है। क्या ख्याल है? कैपिटल एट एक्विजिशन के बिल्कुल बाद हम क्या लिखते हैं? रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन। हर सवाल में दी होती है, यहां नहीं बताई हुई, यहां मिसिंग है। अच्छा जी, क्यों मिसिंग है? क्यों नहीं बताई हुई? और रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन बाय द वे, उसका जर्नल हम क्या करते होते हैं? फर्ज कीजिए, अगर रिटेन्ड अर्निंग, ऐसे कह रहा हूं, अगर रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन एक्स है तो हम यहां पे क्रेडिट गुडविल करते होते हैं एक्स से, और साथ दूसरी साइड पे यहां पे
BL एट एक्विजिशन लिखते होते हैं ना, यहां पे उसको माइनस करते होते हैं, डेबिट रिटेन अर्निंग करते होते हैं या नहीं भाई? अब इस सवाल में ये डेटा ही नहीं दिया तो मैं क्या करूं? क्या उसको जीरो अज्यूम कर लूं? नहीं, गलत होगा जीरो अज्यूम करना। वाई? बिकॉज एग्जामिनर ने हमारे साथ एक छोटी सी ट्रिक खेली है। ट्रिक क्या खेली है जरा देखिएगा। एग्जामिनर ने आपको यह बताया कि यार यहां पर जो भी आप सब टोटल करोगे, जिसको आप बोलते हो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जो भी आप नंबर बनाओगे यहां पे, से दैट नंबर इज वाई, ठीक है? जो एनसीआई आप निकालोगे, एनसीआई वो उस वाई का 25% होगा, 25% या 40% रादर, नॉट 25% बिकॉज 60% होल्डिंग हमने ली थी, तो 40% होगा। वो उस वाई का क्या होगा? 40%। अच्छा, इस नंबर को हम 2 मिनट के लिए जी कह देते हैं। एग्जामिनर ने आपके साथ चालाकी ये की है कि उसने आपको 7500 माइनस वाई प्लस जी का नतीजा बता दिया है कि ये -180 है। एग्जामिनर ने चालाकी क्या की है? 7500 माइनस वाई प्लस जी का नतीजा बता दिया है कि ये -180 है। अच्छा, फिर उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि चूंकि एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है, तो जी तो है ही वाई पे डिपेंडेंट, और वाई किस पे डिपेंडेंट है? वाई एक्स पे डिपेंडेंट है। तो यहां से एक इक्वेशन बन सकती है ना जी, यहां से जवाब निकाला जा सकता है ना कि ये एक्स क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होंगी, जिसकी बेसिस पर आंसर जो है, जिसकी बेसिस पर आंसर जो है वो आपके पास -180 आ जाए। 1 मिनट के लिए अपनी मैथमेटिक्स को जरा अमल में लाएं और सोचने की कोशिश करें। बेशक थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश करें, फिर मैं फॉर्मूला तो आपको बनवा ही दूंगा, इक्वेशन सी एक हिट एंड ट्रायल करें कि यार क्या रिटेन अर्निंग का 1000 का नंबर डाल के देखें, 1500 का, 2000 का नंबर डाल के देखें, क्या नंबर बनता है, मैच करता है? क्या रिटेन अर्निंग का नंबर होगा जिससे इन सब का सम टोटल 180 नेगेटिव आ जाए? सोचिए जरा। आई होप आप सब ने इसको सोचा है। और ये बहुत ही आसान मैथ है, यकीन करें, इट्स रियली सिंपल मैथ। सिंपल मैथ क्या है देखिएगा, अब जब मैं करूंगा तो आपको लगेगा यार दिस दिस वाज रियली इजी। सिंपल मैथ ये है कि हमें पता है कि 7500 में से 7680 माइनस किया जाए तो 180 नेगेटिव आता है, ऐसे ही है, ये तो गिवन है, करेक्ट? इसका मतलब है कि -y प्लस जी जो हमने बनाया है वो -7680 होना चाहिए। जो -y प्लस जी हमने किया है वो -7680 होना चाहिए, करेक्ट? या अगर मैं यहां पे वैल्यूज रिप्लेस कर दूं, देखिएगा, और खुशी होगी आपको यह देख के, मैं कहूं माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स प्लस एनसीआई शुड बी इक्वल टू -7680। क्या ख्याल है? अब एनसीआई जो है वो इसी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट का 40% है, प्लस 0.4 ऑफ fair value of net assets should be equal to
-7680, ऐसे ही है, क्या ख्याल है? तो पता ये चला कि -0.6, ये -1 होगा ना, -1 फेयर वैल्यू नेट एसेट प्लस 0.4 इज इक्वल टू -0.6 फेयर वैल्यू नेट एसेट, बिल्कुल चौथी क्लास की मैथ्स, इज इक्वल टू -7680। तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स शुड देन बी इक्वल टू 7680 डिवाइडेड बाय 0.6, which comes out to be 12,800. And as a result, देखिएगा, as a result, अगर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स 12,800 बनती है नेगेटिव, तो मेरी रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन क्या बनती है? 2,600. I mean, this was never given in the question, but ट्रिक से एग्जामिनर ने डेटा दे दिया था इसका, क्या बनती है? 2,600। और मेरी एनसीआई क्या बनती है? 40% ऑफ 12,800, 40% ऑफ 12,800, 5120। चेक कर लीजिए, आप जब इन तीन नंबर्स को ऐड करेंगे तो जवाब आपके पास -180 ही बनेगा। बात समझ आई? एग्जामिनर जो है ये कोई कंसोलिडेशन को टेस्ट नहीं कर रहा, बस ये बीच में हल्की हल्की ट्रिक्स कर रहा है आपके साथ, और कुछ नहीं। यहां पे अब हमें दो जर्नल्स करने हैं भाई। कौन से दो जर्नल्स? एक रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन वाला, हमें पता है इसका क्या जर्नल होता है, क्रेडिट गुडविल, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो कर लेते हैं, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स ये हो जाएगा -2600। एक तो ये जर्नल करना है भाई, दूसरा क्या, एनसीआई भी तो रिकॉर्ड कर दिया 5180 का, सॉरी 5120 का, तो ये भी कर लेते हैं। डेबिट गुडविल, क्रेडिट एनसीआई, एनसीआई भी अब रिकॉर्ड करना है। बीएल में हमारा एनसीआई आ रहा है, बीएल में हमारा एनसीआई आ रहा है कितना? इनिशियल वैल्यू आ रही है 5120 वर्किंग मंथ्स। ठीक है जी। तो अगेन डेबिट गुडविल, क्रेडिट एनसीआई, एनसीआई की एंट्री भी कर ली। उसके बाद यहां पे अगर गुडविल आती है तो हम उसको बैलेंस शीट में एज एन एसेट ले जाते हैं। गेन ऑन बारगेन परचेज के हवाले से हम पढ़ चुके कि ये इनकम होती है, तो इसको कहां लेके जाएंगे जरा देखिएगा, इसको यहां लेके आएंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में एज एन इनकम। नेगेटिव, सॉरी नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव, इट्स एन इनकम, पॉजिटिव 180 रिटेन्ड अर्निंग्स में एज एन इनकम, गेन ऑन बारगेन परचेज। बात समझ रहे? सो ये जो मिस्ट्री थी कि यार रिटेन्ड अर्निंग एट एक्विजिशन कितनी बनती है और ये हमें -180 इसने पहले से ही क्यों बता दिया है, वो मिस्ट्री हमने रिजॉल्व कर ली है। एक मिनट इसको यहां पे देखिए तसल्ली से, इसको डाइजेस्ट कीजिए। लीजिए जी, यहां तक हमने मुकम्मल कर ली है अकाउंटिंग रिलेटेड टू बीएल। एक ही चीज उसमें रह गई है, वो क्या? वो ये कि हम इस रिटेन्ड अर्निंग को सब टोटल बना लें और देख लें इस रिटेन्ड अर्निंग का सब टोटल क्या बनता है और उसको पेरेंट और एनसीआई के दरमियान बांट दें। बस ये चीज रह गई है। उसके बाद बीएल से रिलेटेड जितने भी इस सवाल में पॉइंट्स हमने मुकम्मल कर लिए। रिटेन्ड अर्निंग का आप सब टोटल करेंगे तो ये बनता है 3365 और इसका 40% हमने एनसीआई को देना है।
कितने परसेंट? 40%। तो एनसीआई का शेयर बनेगा 1346। यहां से 1346 निकालेंगे और वो एनसीआई में ऐड कर देंगे। डेबिट रिटेन अर्निंग, क्रेडिट एनसीआई, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स, वर्किंग टू से 1346। तो हमारी बीएल की एनसीआई भी मुकम्मल है। ये बनेगा 2019। बीएल से रिलेटेड हमने तमाम एडजस्टमेंट्स इस सवाल के अंदर कर लिए। अब बारी है द अदर सब्सिडरी एमएल से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स इस सवाल के अंदर हम करें।